बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम देखेंगे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर फीचर्स, जिसमें हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसके टाइटल्स और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है। इनेक्टेड ऑन 1 जनवरी 2000, जो कि 1 जनवरी 2000 को इनेक्ट किया गया। अडोप्टेड इन 18 अप्रैल 1999, और ये अडोप्ट कब हुआ था? 18 अप्रैल 1999। और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो था इसका 1848 में, सेकंड था 1874 में, और जो थर्ड अब चल रहा है 1999 का चल रहा है। ठीक है। इट इज़ अ लेंथी डॉक्यूमेंट, consist of 196 आर्टिकल्स। ये एक लेंथी डॉक्यूमेंट है जो कि 196 आर्टिकल्स पे मुश्तमिल है, एंड 6 टाइटल्स, और इसके 6 टाइटल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ कॉन्स्टिस्ट ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? जिसमें 2 हाउसेस हों। इसके अपर हाउस को कहते हैं सेनेट, और जिसका लोअर हाउस है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि पाकिस्तान में है। अच्छा, इन अपर हाउस देयर आर 46 मेंबर्स। अपर हाउस में 46 मेंबर्स हैं, जबकि लोअर हाउस में 200 मेंबर्स हैं। यानी कुल मिला के इसके जो मेंबर्स की तादाद है वो 246 है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एज वेल एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मिक्सचर है। The upper house is also known as Senate, and the lower house is also known as House of Representative. Swiss constitution is third and current federal constitution. जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है वो थर्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे इसके टाइटल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो टाइटल आया था वो जनरल प्रिंसिपल्स का आ जाता है। फिर आया था फंडामेंटल राइट्स एंड सोशल गोल्स, कॉन्फेडरेशन, कम्यून्स, कैंटन्स, the people and the cantons, federal authorities, and revision of the federal constitution and transitional provision। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फीचर है इसका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। के जो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ईजिली अमेंड नहीं हो सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ। जो स्टेट का लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑर्डिनरी लॉ से अमेंड नहीं हो सकता। क्रिएशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द लॉ इज़ डिफ़िकल्ट। और इसका बनाने का और इसके अमेंड करने का जो लॉ है वो डिफ़िकल्ट। एन अमेंडमेंट इज़ ओनली डन व्हेन यू हैव मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द कैंटन्स थ्रू रेफरेंडम। और इसमें बताया गया है कि जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ वोट से हो सकती है, और मेजॉरिटी ऑफ वोट किसकी? कैंटन्स की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स में उन्होंने बताया गया कि एक मेजर चेंज जो है वो अफेक्ट किया गया है न्यू स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसका है आर्टिकल्स जो इससे डील करते हैं 7 to 40। अच्छा, जिसमें बेसिक सोशल एंड सिविल राइट्स फॉर द पीपल को डिस्कस किया गया है। देन है हमारे पास रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है कि जो पीपल होते हैं या यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग जो होते हैं वो लॉ इनेक्ट भी करवा सकते हैं और उसे चेंज भी करवा सकते हैं। देखते हैं। The Constitution of Switzerland is republic in nature. The people elect their representative and they directly participated in the law making through the device of referendum and initiative.
आर्टिकल 51 डिक्लेयर एवरी कैंटन शेल अडोप्ट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 51 जो है वो इससे डील करता है। उसमें बताया गया कि जो कैंटन्स का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। देन है फेडरलिज्म। आर्टिकल 1 ऑफ द 1874 डिस्क्राइब स्विट्ज़रलैंड एज अ कॉन्फेडरेशन। आर्टिकल 1 जो है था वो डिस्क्राइब करता था कि जी स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्फेडरेशन होगा, बट इन रियलिटी इट वाज अ फेडरेशन। लेकिन दर हकीकत ये जो है ये एक फेडरेशन है विद 23 कैंटन्स, जिसके अंदर 23 कैंटन्स थे। स्विट्ज़रलैंड इज़ नाउ अ फेडरेशन बोथ इन नेम एज वेल एज इन रियलिटी। स्विट्ज़रलैंड जो है वो फेडरेशन है अब बोथ इन नेम, नाम के तौर पर भी और रियलिटी में भी। अब हम इसमें देखते हैं पर्पस ऑफ स्टेट क्या है। पर्पस ऑफ स्टेट में आर्टिकल 2 डील करता है हमारा, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है जी, टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड राइट ऑफ द पीपल, के लोगों की लिबर्टी और उनके राइट्स को जो है उनको प्रोटेक्ट करना। टू सेव द इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी को सेफ रखना। टू प्रमोट कॉमन वेलफेयर, कॉमन वेलफेयर को प्रमोट करना। टू प्रोटेक्ट आवर सिटीज़न इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड, कि सिटीजन्स को जो है प्रोटेक्ट करना और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। टू वर्क फॉर सेफ गार्डिंग द लॉन्ग टर्म प्रजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और सेफ गार्ड करना ताकि इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो देर पर रह सकें। टू प्रमोट अ जस्ट एंड पीसफुल इंटरनेशनल ऑर्डर, और प्रमोट करना जस्ट एंड पीसफुल इंटरनेशनल ऑर्डर को। इसके बाद हम देखेंगे रेफरेंडम क्या है और इनिशिएटिव क्या है। अच्छा, रेफरेंडम ये होता है जी, द पीपल हैव द राइट टू अप्रूव और डिसअप्रूव द लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अप्रूव बाय देयर लेजिस्लेचर। अच्छा, वहाँ के लोगों जो है ना एक राइट दिया गया है कि वो अप्रूव भी करें और डिसअप्रूव भी कर सके। किसको डिसअप्रूव कर सके और अप्रूव कर सके? लॉज को, जो कि उनका लेजिस्लेचर बनाता है। उसके बाद है इनिशिएटिव। आर्टिकल 181 जो है वो इससे डील करता है। उसमें ये कहा गया है, वोटर्स, स्विस वोटर्स कैन इनिशिएट एनी प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which get incorporated in the constitution when widely held by Swiss voters as well as of cantons approve it in referendum। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर वहाँ के लोग चाहें तो प्रपोज़ल पेश कर सकते हैं लेजिस्लेचर को। लाइक कोई भी कोरोना आया था तो वो वहाँ पे एक प्रपोज़ल शेयर कर सकते थे कि जी यहाँ पे जो है मास्क पहनना सब पे अलाउ किया जाए और उसकी पाबंदी की जाए, इसके ऊपर कानून बना दिया जाए, ठीक है। तो उस पर कानून बन जाएगा। उसके बाद है प्रोविज़न रिगार्डिंग लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न थी? स्विट्ज़रलैंड लाइक इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल स्टेट। जो स्विट्ज़रलैंड है इंडिया की तरह उसमें एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते थे। द स्विस पीपल स्पीक जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमांच। 4 ज़ुबानें जो है वहाँ बोली जा रही हैं, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच एंड रोमांच। These 4 languages should accepted as a national languages. However, Article 70 declared German, French and Italian as an official language। जर्मन, इटालियन और फ्रेंच जो है इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का वहाँ पर दर्जा दे दिया गया है। एंड रोमांच इज़ यूज एज अनऑफिशियल लैंग्वेज ओनली फॉर कम्युनिकेटिंग विद रोमांच स्पीकिंग पीपल। और जो रोमांच है वो उसको अनऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है और इसे सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो रोमांच बोलते हैं।
द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग रोमांच इज़ क्वाइट लिमिटेड। और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उसमें इन लोगों की तादाद बहुत ही माइनर सी है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात की है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है जी? इज़ अ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डिसाइड ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव डायरेक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशिएटिव में लोग अपना प्रपोज़ल पेश करते हैं, और ये वाहद ऐसी कंट्री है जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। दिस डिफर फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ करंटली एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी विच आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये जो है बकाया डेमोक्रेसी से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन का भी है। ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें एक फ़ीचर भी है, और ड्यूअल सिटीज़नशिप का भी है। अच्छा, ड्यूअल सिटीज़नशिप और ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है जी? ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे है जी, वहाँ के जो कैंटन्स हैं 26 कैंटन्स, उनकी अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशन भी है और उनकी अलहदा से सिटीज़नशिप भी है, ठीक है। और इसी तरह उधर का जो है वहाँ पे जो है लिमिटेड जुडिशल रिव्यू होता है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप काइंडली वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने जाना स्विट्ज़रलैंड के टाइटल्स, इसका इंट्रोडक्शन, देन इसके फ़ीचर्स में क्या कुछ है, ठीक है। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरलिज्म है, पर्पस क्या है स्टेट का, फिर रेफरेंडम देखा हमने, इनिशिएटिव देखा है, फिर हमने देखा इसकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात की है, और सबसे एंड पे हमने देखा है इसका ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, ड्यूअल सिटीज़नशिप देखी है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो लाजमी कमेंट करें।